वेलकम स्टूडेंट, तो वेलकम बैक अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा उपसंयोजक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटियों में, बहुत यूनिवर्सिटियों में इस यूनिट को दिया हुआ यूनिट नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की। 12th में जो आपने पढ़ा था वो प्लस बीएससी प्लस मतलब कंप्लीट। ये नहीं है कि बस पढ़ लिया और खत्म हो गया, ये नहीं, हम ये नहीं पढ़ेंगे हमको बीएससी में नंबर लाने, वो तो आप ऐसे ही 5 साल के पेपर पढ़ के ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन में एक्चुअल में है क्या, क्या है उपसंयोजक, क्या होते हैं, कहां से आए, कैसे, क्या है वर्नर थ्योरी, नोमेनक्लेचर क्या है, इनका सारा हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अजय अकेडमी के साथ और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए। चलो लेट अस प्ले, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसंयोजक रसायन भी बोलते हैं इसको। यूनिट 3 है ना, उसका लेक्चर फर्स्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो उपसंयोजक यौगिकों की बात करने से पहले हम बात करें कि ये कंपाउंड बनते कैसे हैं, कहां से, मतलब किसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं, किसको हम योगात्मक यौगिक बोल रहे हैं, किसको साधारण लवण बोल रहे हैं, तो कैसे इसको हम प्रोनाउंस करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो, जो कंपाउंड होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, लवण, वो 2 प्रकार के होते हैं। लवण जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं साधारण लवण, कंपाउंड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं साधारण लवण, जैसे मैं बात करूं NaCl है कि नहीं, एक Na है और एक Cl है, जिनमें एक धनायन और एक ऋणायन होता है, वो क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, साधारण लवण कहलाते हैं। एक होते हैं योगात्मक यौगिक, एक क्या होते हैं, योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं द्विक लवण, जिनको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, मैं अंग्रेजी भी बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं। द्विक लवण, इनको अपन क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। ठीक है, और एक होते हैं उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। ठीक है, उपसंयोजक यौगिक, इन्हीं को क्या बोला जाता है, संकुल यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन ही पढ़ना है हमको, लेकिन उससे पहले बेसिक जानकारी कि कोऑर्डिनेशन यौगिक क्या है, योगात्मक यौगिक क्या है। तो एक्चुअल में मैं बोलूं कि कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं साधारण लवण और एक होते हैं योगात्मक यौगिक। ठीक है, योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो द्विक लवण और एक होते हैं उपसंयोजक यौगिक। हमारी यूनिट में जो हम बात करेंगे वो इन्हीं पे बात करेंगे, लेकिन हमको ये भी पता हो ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर मैं साधारण लवण की बात करूं, जैसे NaCl है, तो मैं क्या बोलूंगा कि साधारण लवण में एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का क्या होता है, ऋणायन। 1 टाइप कैटायन और 1 टाइप एनायन, वो क्या कहलाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक क्या द्विक लवण या क्या डबल सॉल्ट। द्विक लवण क्या है, इन पे हम बात करते हैं। ठीक है, देखो द्विक लवण क्या है, ये द्विक लवण क्या है, जिनका अस्तित्व, मैं बोलूं ये तो डेफिनेशन वाली बहुत हो जाएगी कि इनमें 2 प्रकार के तो धनायन होते हैं और एक प्रकार का क्या होता है, ऋणायन होता है। 2 टाइप कैटायन और 1 टाइप क्या एनायन होता है। और इनका जो अस्तित्व होता है वो केवल किस अवस्था में होता है, केवल ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में अस्तित्व में पाए जाते हैं, अस्तित्व में पाए जाते हैं। कौन, द्विक लवण। मैं क्या बोल रहा हूं, द्विक लवण किनको बोलेंगे, जिनमें 2 प्रकार के तो धनायन और एक प्रकार का क्या होगा, ऋणायन। उनकी संख्या नहीं पूछी जा रही, संख्या नहीं कितनी भी हो सकती है, उनमें मतलब 2 प्रकार के तो धनायन होंगे और एक प्रकार का क्या होगा, ऋणायन होगा। वो क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। और इनका अस्तित्व केवल किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। जैसे ही इनको जलीय विलयन में डाला जाता है या किसी विलयन में डाला जाता है, ये अपने अवयवियों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अवयवी मतलब जिनसे मिलकर इनका निर्माण हुआ होता है। जैसे मैं बात करूं, क्या बोल रहा हूं, केवल अस्तित्व किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। और मैं भी लिख सकता हूं कि जलीय विलयन में जब इनको डाला जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, द्विक लवणों की कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, डबल सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, वेरी फेमस KCl.MgCl2.6H2। ठीक है, इस कंपाउंड को बोला जाता है कार्नेलाइट। कभी कभार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेता है कार्नेलाइट एक क्या है, आयनिक यौगिक है,
द्विक्लवण है, युगात्मक यौगिक है या उपसहसंयोजक यौगिक है। तो हम देखेंगे कि कार्नेलाइट सर ने बोला कि जो द्विक्लवण होते हैं उनमें दो प्रकार के तो धनायन और एक प्रकार का क्या होता है, ऋणायन होता है। उनकी संख्या कितनी भी हो, उनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। जैसे ही उनको जलीय विलयन में या किसी विलयन में डाला जाता है, किसी विलायक में डाला जाता है, तो वो अपने अवयव में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अर्थात जिनसे मिलकर वो बने होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, वो विक्षेपित हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, द्विक्लवण। जैसे मैं इसकी बात करूं KCl MgCl2.6H2O, ये कार्नेलाइट और एक द्विक्लवण का एग्जांपल है। मैं देखो इसमें देखो एक तो कौन से आयन है K+ और कौन सा आयन है Mg+2 और एक कौन है Cl-। संख्या कितनी भी हो सकती है लेकिन प्रकार तो दो प्रकार के तो क्या है, धनायन और एक प्रकार का क्या है, ऋणायन। हमने क्या बोला, द्विक्लवण वो है जिनमें दो प्रकार के तो धनायन है और एक प्रकार का क्या है, ऋणायन। मैं एक एग्जांपल और लिखूं, ठीक है। FeSO4 डॉट फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, 6H2। ये होता है फेरस अमोनियम सल्फेट और इसका कॉमन नेम होता है, इसको मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, मोहर लवण बोलते हैं इसको, मोहर सॉल्ट। इसका एक्चुअल नाम क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। NH4 होता है, सल्फेट पर -2 होता है तो इधर 2 आ गया, Fe+2 और SO4-2, तो इसकी संख्या इधर, नवीं क्लास में पढ़ते थे ना 9th में, और इसकी संख्या इधर, तो इधर भी 2 +2 इधर -2, तो FeSO4 ही लिखते हैं क्योंकि SO4 सल्फेट होता है, SO4-2 और Fe+2, तो इसको क्या लिखेंगे, FeSO4। इसको क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट बोला जाता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये भी एक द्विक्लवण का एग्जाम्पल है। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्या, तो धीरे बोल देता हूँ। यह भी एक द्विक्लवण का एग्जाम्पल है, फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सॉल्ट। कैसे है देखो, इसमें एक तो कौन है, Fe+2। अगर मैं आयन की बात करूं तो एक तो इसमें कौन सा आयन है, संख्या कितनी भी हो सकती है, पर दो प्रकार के धनायन और एक प्रकार का क्या होगा, ऋणायन। एक तो Fe+2 है और एक क्या है, अमोनियम आयन। अमोनियम होता है जो अमोनिया से बनता है, NH3 अमोनिया होती है, उसमें H+ आके जुड़ जाए तो NH4+, अमोनियम आयन कहलाता है। देखते हैं NH4+, और एक इसमें क्या है, सल्फेट, SO4-2। तो देखो ध्यान से, दो प्रकार के धनायन और एक प्रकार का क्या है, ऋणायन है, इसीलिए किसकी श्रेणी में आ रहा है, डबल सॉल्ट की श्रेणी में। एक एग्जांपल K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है। इसको तो हम जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। क्या है ये है पोटास एलम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिटकरी, ठीक है, पोटास एलम। कहीं जैसे कोई घाव उस पर सफाई वफाई के लिए दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है ना। एक ये एंटी जो वायरस होता है उनके खिलाफ काम करता है, जैसे जीवाणु, तो उनको हम दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो उसमें भी इसको सेब वेब में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पानी को शुद्ध करने में भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे गंदा पानी तो उसमें फिटकरी को उबाल दो तो वो साफ शुद्ध हो जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, डबल सॉल्ट है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। क्यों है, देखो इसमें कौन कौन से आयन है, इसको वैसे बोलते क्या है, पोटास एलम, इसका नाम है। देखो K+ और कौन है, एल्यूमिनियम +3 और Al+3, और ये कौन सा आयन है, संख्या नहीं बता रहे, हम प्रकार बता रहे हैं केवल कि इसमें दो प्रकार के तो धनायन होंगे और एक प्रकार का क्या होगा, ऋणायन होगा। वो क्या कहलाएगा, डबल सॉल्ट कहलाएगा। तो इसीलिए पोटास एलम या फिटकरी भी कैसा है, डबल सॉल्ट है। इट मींस अगर हम बात करें कि जो द्विक्लवण होते हैं उनको अगर किसी विलयन में डाला जाता है तो अपने आयन में क्या हो जाते हैं, विक्षेपित। तो वो जिन आयनों से मिलकर बने होंगे उनका क्या देंगे, वो परीक्षण देंगे। मतलब परीक्षण का मतलब ऐसे तो है नहीं, जैसे इंडियन से मिलकर बना है, K से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम से, संख्या कितनी भी हो पर दो प्रकार के धनायन होंगे और एक प्रकार का ऋणायन होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल सॉल्ट या क्या बोल रहे हैं, द्विक्लवण। और एक क्या होगा, सल्फेट आयन होगा। तो ये तीनों अलग अलग हो गए। जब इनको जलीय विलयन में डाला जाएगा तो तीनों की क्या देंगे, तीनों का टेस्ट देंगे। इसीलिए द्विक्लवण जिनसे मिलकर बने होते हैं उनका सबका क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिख लें, फिर मैं आगे बात करता हूं। लिखो इसको मिटा दूं, ठीक। अब हम बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक क्या होते हैं। द्विक्लवणों पे हमने बात की थी। द्विक्लवण कौन है, जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। जैसे फिटकरी है, सॉलिड है तो दिखती है, लेकिन जैसे इसको पानी में डालते हैं वो पूरी खत्म हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो फिटकरी या पोटास एलम क्या है, एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट की और क्या खास बात है कि डबल सॉल्ट कितने प्रकार के धनायन, दो प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ऋणायनों से क्या होते हैं, मिलके बने हुए होते हैं। और हम बात करें कि ये जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं समस्त आयनों का क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं, क्योंकि सब अलग अलग हो जाएंगे तो सबका परीक्षण देंगे। कोई जुड़ के तो बना नहीं रहेंगे, जुड़े जुड़ना है। जब इनको डालेंगे तो जिनसे मिलकर इनका निर्माण हुआ है वो सब अलग अलग हो जाएंगे, तो सबका क्या देंगे, ये परीक्षण देंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, द्विक्लवण बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संकुल यौगिकों की। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्या होते हैं, संकुल यौगिक, ठीक है। देखो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं। सबसे पहले इनका अध्ययन कैसे किया गया, कहां बने ये,
FeCN का होल ट्वाइस, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराई गई KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के 4 मॉलिक्यूल ले गए और इन्होंने क्या किया, क्या कंपाउंड बनाया, K4, ठीक है, FeCN का होल 6 और ये बनाया ये कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड बनाया। अगर जब इसको जलीय विलयन में डाला गया एक्वस में, ठीक है, इसको सही से लिख देता हूं, CN का होल 6 और ये बैलेंस है 4 के, तो 4 के CN 6 हैं, 4 तो इसमें से आया, 2 इसमें से 2, आयरन 1 है तो आयरन 1 है, तो ये बन गया। इसका जो ये जो इसकी जो संख्या होती है तो इसका आवेश बनता है तो -4, इसकी जो संख्या होती है वो इसका आवेश बनता है। इस पूरे की संख्या, ये पूरे एक डिब्बे के अंदर है, अभी हम बात करेंगे डिब्बा क्या है, क्या चीज़ें, सारी की चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसकी जो संख्या हमने 9वीं 10वीं में भी पढ़ा, जैसे NaCl होता है तो क्या होता है, इसकी संख्या होता है इसका आवेश और इसकी संख्या इसका आवेश। और दाईं तरफ केमिस्ट्री में हमेशा कैसी स्पीसीज आती हैं, ऋणात्मक स्पीसीज, या कैसी आती है, नेगेटिव स्पीसीज आती हैं, इसलिए इसकी संख्या यहाँ ऋणात्मक आवेश बनेगी और इसकी संख्या यहाँ धनात्मक आवेश बनेगी, ठीक है। दाईं तरफ कौन सी स्पीसीज आती है, नेगेटिव स्पीसीज आती है, ठीक है। इसकी संख्या तो इसका आवेश और इसकी संख्या इसकी आवेश। जब इसको एक्वस में डाला गया, जलीय विलयन में डाला गया, तो ये 2 तरीके से विभाजित हुआ। एक तो इसने क्या किया, 4K+ आयन दिए और एक क्या दिया, FeCN का होल 6 -4, ये आयन इसने दिए। तो ये आयन दिया और एक ये आयन दिया। तो मैं क्या क्या बात कर सकता हूं इसके बारे में, ये जो कंपाउंड, इसको बोलते हैं जटिल आयन, इसको क्या बोला जाता है, जटिल आयन, ठीक है। और ये क्या है, सरल धनायन, मतलब धनायन है केवल अकेला यही है। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। तो इनको हम सबसे पहले कैसे ऑब्जर्व किया गया कि FeCN का होल ट्वाइस की अभिक्रिया 4KCN के साथ करवाई गई, तो ये कॉम्प्लेक्स बना। जब इसको एक्वस में डाला गया तो देखो ये तो अलग हो गया पूरा का पूरा, और ये क्या रहा, अलग रहा। तो इसका मतलब जब इनको जलीय विलयन में डाला गया तो कैसे आयन का निर्माण करते हैं, अभी हम देखेंगे कि जटिल आयन का निर्माण करते हैं, जटिल आयन का निर्माण। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि पूर्णतः क्या नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते, कंप्लीट आयनाइज नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते, अर्थात जिनसे मिलकर आयन का निर्माण होता है उन सभी का परीक्षण नहीं देते हैं। और जो जटिल आयन है, जटिल आयन उसका अस्तित्व जलीय विलयन में भी बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, जटिल आयन कहलाता है। तो ठीक है, ये आयनित नहीं होता, केवल ये आयनित होगा। और ये तो मैंने क्या बोला कि जटिल आयन का निर्माण कर लेते हैं। ये वाला जो भाग होता है जिसमें अभी हम बात करेंगे इसको, ये क्या है, ये तो केंद्रीय धातु आयन है, डी ब्लॉक का एलिमेंट। मैंने बोला उपसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक कौन बनाते हैं ज्यादातर, डी ब्लॉक के एलिमेंट। हमने फर्स्ट यूनिट में इस बारे में बात की थी। और ये जो CN है ये यहाँ लिगेंड का काम करता है। इसकी संख्या कितनी है, 6। ये क्या करता है, इसके खाली कक्षकों में उपसंयोजक बंध के द्वारा, उपसंयोजक बंध वो होता है जिसमें एक ही परमाणु या एक ही ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उस बंध बनाने को देता है, उसको बोलते हैं उपसंयोजक बंध। तो इस उपसंयोजक बंध के द्वारा इसको क्या बना लेता है, बंध बना लेता है, ठीक है। और इससे जो कंपाउंड का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक। जब इनको जल में डालेंगे तो ये वाला भाग आयनित नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैसे बंध है, प्रबल सहसंयोजक बंध है। उपसंयोजक बंध एक तरह का क्या होता है, सहसंयोजक बंध ही होता है, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये लिगेंड धातु आयन के साथ मिलकर उनके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का दान करके कैसे बॉन्ड बना लेते हैं। आपसे पूछे कि जटिल आयन आयनित क्यों नहीं होता, अभी मैं आगे और बताऊंगा, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन में अंतर बताऊंगा तब। तो इसीलिए आयनित नहीं होता, क्योंकि यहाँ कौन है, एक तो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड। लिगेंड क्या करता है, केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल एटम के खाली कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, दान, किस बंध के द्वारा, उपसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बंध के द्वारा। और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उपसंयोजक बंध होता है, वो एक हाईली मजबूत बंध है, ठीक है, इसलिए वो टूटता नहीं है। इसलिए जब हम इसको एक्वस में डालते हैं तो ये वाला भाग जो होता है जहाँ केंद्रीय धातु आयन है, लिगेंड है और लिगेंडों की संख्या है, और लिगेंड ने केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना रखे हैं, वो टूटते नहीं है और वो आयनित नहीं होते। इसको हम क्या बोलते हैं, जटिल आयन। इसीलिए हमने अगला पॉइंट क्या लिखा कि ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। जबकि ऐसा कहीं डबल सॉल्ट में हो रहा था क्या, कहीं द्विक्लवणों में कोई उपसंयोजक बंध या लिगेंड का कोई चक्कर था, नहीं, वो तो धनायनों और ऋणायनों से मिलकर क्या हो गए थे, बन गए थे। इसीलिए उनको जब जल में डाला तो सब में क्या हो गए, आयनित, और जिनसे उनका निर्माण हुआ उन सबका क्या दे रहे थे, वो परीक्षण, क्योंकि वो अलग अलग हो गए। लेकिन अगर हम इनकी बात करें
तो ये एक तो जटिल आयन का निर्माण करते हैं और पूर्णतः आयनित नहीं होते। कब हो रहे हैं पूर्णतः आयनित? देखो यहाँ किससे बने हैं, इसमें आयरन भी है, पोटेशियम भी है, साइनाइड भी है, सब है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो ये पोटेशियम तो अलग हो गया, लेकिन ये वाला भाग अलग हुआ क्या, इसमें आयरन और जो साइनाइड है CN, उसको साइनो बोलते हैं, साइनो लिगेंड अभी बात करेंगे, ये अलग अलग नहीं हुआ। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना है, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग हो गए। तो जिनसे मिलकर इनका निर्माण होता है उनका ये पूर्णतः आयनित नहीं होते, जिनसे मिलकर निर्माण होता है उनका परीक्षण ये नहीं देते हैं। ये आयरन का या CN का परीक्षण नहीं देंगे, ये पूरा ये कॉम्प्लेक्स ही है तो इसका अलग से परीक्षण देंगे। इसीलिए जिनसे मिलकर इनका निर्माण होता है उन सभी का ये परीक्षण नहीं देते हैं, जबकि द्विक्लवण ऐसा नहीं करते, वो सबका देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जटिल आयन का अस्तित्व, उसका अस्तित्व क्या है, जलीय विलयन में भी क्या होता है, बना रहता है। देखिए द्विक्लवणों में क्या था, उनको जब जलीय विलयन में डाल रहे थे तो वो पूर्णतः क्या हो रहे थे, आयनित टूट जा रहे थे, जैसे फिटकरी की हम बात करें। जबकि इनमें जो उपसंयोजक यौगिक हैं या संकुल यौगिक हैं, इनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इनको जब जलीय विलयन में डालते हैं तो ये पूर्णतः आयनित नहीं होते। जो जटिल आयन वाला भाग है वो आयनित नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रबल उपसंयोजक बंध होते हैं, इसीलिए उसमें किस में होते हैं, इस क्षेत्र को बोला जाता है जटिल आयन, इसीलिए टूटता नहीं है। तो ये जलीय विलयन में भी बना रहता है, इसीलिए हम क्या बोले, इनका जो अस्तित्व है वो जलीय विलयन में भी बना रहता है। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं और बात करता हूँ आप लोगों से। लिखो, इसको मिटा दूँ, बताओ मिटा दूँ क्या, लिखो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, मैं बताता हूँ अब संकुल यौगिक उपसंयोजकों के बारे में क्या है। ये तो मैंने दोनों में क्या देखा था कि डबल सॉल्ट तो क्या होते हैं और उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, द्विक्लवण क्या है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने जो पॉइंट हैं वो आपको लिखा दिए हैं, और आप वीडियो को देख के वापस रिवर्स करके भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात है नहीं। देखो भाई, जो भी है, देखो सीखना मैं ज़्यादा डोमिनेंट समझता हूँ बजाय पढ़ने के, क्योंकि पढ़ना मात्र केवल डिग्री लेना नहीं हो सकता। मेरा ये उद्देश्य है, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको बिल्कुल जानिए कि क्या है, मेरा यही उद्देश्य है, और मैं इसीलिए आप मेहनत करता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करें और सर को सपोर्ट भी करें। ठीक है, देखो संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक, ठीक है, एक ही बात है ना। उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक, एक ही बात है। देखो क्या होता है इनमें, अगर हम बात करें, हमने अभी क्या एग्जाम्पल लिया था, क्या K4 FeCN6, इसको हम क्या बोल रहे थे कि क्या है, ये संकुल यौगिक है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था प्रॉपर। अगर हम इसका ओवरऑल डायग्राम बनाना चाहें कि मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य अलग अलग होते हैं, होते कि नहीं होते, लोगों करूंगा कंकाल बना तो सबके नाक होती है, आंखें होती हैं, कान होते हैं, आंख होती हैं, दांत होते हैं, हाथ पैर होते हैं, तो उनका एक स्केलेटन बना। तो इसी प्रकार स्केलेटन का मतलब होता है उनका कंकाल टाइप का। तो इस प्रकार हम संकुल यौगिक को भी बता सकते हैं कि संकुल यौगिक में क्या क्या होता है। अगर कोई एक जनरल संकुल यौगिक की या उत्सर्जन यौगिक की बात करें तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो एक प्रॉपर एग्जांपल था कि भाई ये K4 FeCN से हो गया, लेकिन एक कॉमन बात करें कि संकुल यौगिक में होता क्या क्या है और इसको क्या बोलते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे मैं बाहर आयन ले लेता, कोई भी आयन ले लेता बाहर, जैसे K4 लिख रहा था, K ले लिया। ठीक है, इधर कौन होता है, Fe तो एक केंद्रीय धातु आयन है, तो उसको हम M से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई भी हो सकता है अलग अलग कंपाउंड में। CN लिगेंड है तो ये लिगेंड होता है लिगेंड, और उसकी जो ये नीचे संख्या लगी रहती है उसको लिख दिया मैंने N। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, माना मैंने इसको लिख दिया X लिख दिया, Y लिख दिया Y। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने आवेश प्लस या माइनस, क्या लिख दिया मैंने, N लिख दिया। ठीक है, ये संकुल यौगिक का बनाने कोई भी हो सकता है, आगे कोई भी धनायन हो सकता है, कैटायन, मैंने मान लिया A, मान लिया कुछ भी A धनायन हो सकता है, यहाँ K है इस कंपाउंड में तो प्रॉपर कंपाउंड है। ठीक है, ये एक संकुल यौगिक को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसमें क्या क्या चीज है, देखो ये जो भार होता है ये क्या कहलाता है, सरल धनायन, क्योंकि अगर आगे लग रहा है तो सरल धनायन होगा, और अगर पीछे लग रहा होता तो सरल ऋणायन होता। क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज आगे लग रही है तो हमेशा दाईं तरफ वाले स्पीशीज पे कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। केमिस्ट्री में NaCl तो लिखते हैं, H2O लिखते हैं, OF2 लिखते हैं, सबको ऐसे CuSO4 लिखते हैं, ZnSO4 लिखते हैं। तो जो दाईं तरफ होती हैं वो केमिस्ट्री में कौन सी स्पीशीज आती है, ऋणात्मक स्पीशीज, तो इसको बोलते हैं सरल धनायन। ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, अभी बोला था मैंने, क्या कहलाता है, जटिल आयन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, जटिल आयन कहलाता है। ठीक है, और देखो और क्या चीज कहलाती है, या इसको जटिल आयन तो ही कहलाता है, उसको समन्वय क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, समन्वय क्षेत्र या समन्वय क्या मंडल। ये जो Y लग रही है यहाँ, ये क्या कहलाती है, लिगेंड की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। ठीक है, Y। L यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड को,
और ये जो n प्लस माइनस n है किसको आवेश कर रहा है कि संकुल पर आवेश कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, कितना है मुझे पता नहीं है, मैं तो एक ओवरऑल डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो लिगेंड L यहाँ क्या है, लिगेंड है। लिगेंड कौन होते हैं, जो अभी हम बताएंगे लिगेंड कौन होते हैं, जो केंद्रीय धातु आयन या जो डी ब्लॉक का जो केंद्रीय धातु आयन, इसके डी कक्षक को हम अपने इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देते हैं, दान। जो लिगेंड होंगे उन पर क्या होगा, यहाँ तो ऋणात्मक आवेश होगा या उन पर क्या होगा, लोन पेयर होगा। एक आध ऐसे लिगेंड है जिनमें धनात्मक आवेश भी होता है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे। लिगेंड क्या करता है, इसके साथ कैसे बंध बना लेते हैं, उपसय संयोजक, उससे क्या बन जाते हैं, उपसय संयोगी। एम क्या होता है यहाँ पर, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन जो कि ज्यादातर किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा। ठीक है, ये किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। ठीक है, इसको सरल धनायन बोल रहे हैं क्योंकि जैसे अभी बोला था K4 तो K प्लस ही तो बना था। अगर बाईं तरफ होता, इस तरफ होता दाईं तरफ, तो उसको क्या बोलते थे, सरल ऋणायन। ठीक है, जो इसके बाहर होता है वो सरल है और जिसके अंदर है वो क्या कहलाता है, जटिल आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय क्षेत्र भी हम इसको क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, देख लो, या इसको सरल धनायन है, इसको बोलेंगे ये आयनित हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम आयनन क्षेत्र। इसको नाम भी दे दो एक, ये कैसा होता है, आयनन क्षेत्र। K प्लस जैसे बनाता तो आयनन क्षेत्र बोलते हैं। डिब्बे के अंदर जो होता है बड़े कोष्ठक के अंदर वो क्या कहलाता है, जटिल आयन है, क्या कहलाता है, समन्वय क्षेत्र, जिसमें केंद्रीय धातु आयन, लिगेंड और लिगेंडों की संख्या। ऊपर जो होता है वो आवेश संकुल पे या तो धनात्मक होगा या क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। दाईं तरफ हमेशा कैसी स्पीशीज आती है, ऋणात्मक, इसलिए अगर इस संकुल के आगे कोई सरल जुड़ रहा होगा, K N A कुछ भी जुड़ रहा होगा तो इस पर कैसा आवेश लाएगा, ऋणात्मक। और अगर बाईं तरफ जुड़ रहा होगा तो इस पर कैसा आवेश लाएगा, धनात्मक। क्योंकि केमिस्ट्री में दाईं तरफ कैसी स्पीशीज आती हैं, नेगेटिव स्पीशीज आती है, इसीलिए दाईं तरफ, अगर बाईं तरफ कोई जुड़ रहा है तो नेगेटिव लाएगा और अगर इसके इस तरफ कोई जुड़ रहा है तो इस पर कैसा लाएगा, पॉजिटिव लाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखने वाली है। हम जब इनका नामकरण पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो वहां भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको बना लो एक तरीके से समझने के हिसाब से, फिर अपन लोग बात करते हैं आगे। बनाओ, इसको मिटा दूं, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कुछ समन्वय संख्या क्या होती है, लिगेंड क्या होते हैं। वैसे लिगेंड के बारे में हम प्रॉपर बात तो अगले लेक्चर में करेंगे, पूरे लिगेंड को लेक्चर बनाएंगे। लिगेंडों के ऊपर कौन कौन से लिगेंडों के प्रकार क्या हैं, कैसे उनको याद करने की ट्रिक है, क्या होती है, सारा कुछ अपन लोग अलग से लेक्चर में लेंगे। लेकिन फिर भी देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि समन्वय संख्या क्या है, समन्वय संख्या क्या है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी मैंने कंपाउंड बनाया था क्या, M, L के नीचे Y लगाया था ऐसे, और ऊपर प्लस माइनस आवेश, और यहाँ कोई धनायन होगा जैसे A है। तो एक्चुअल में समन्वय संख्या यही तो थी कि लिगेंड कितने हैं वो मेटल के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए समन्वय संख्या को अगर हम परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे कि लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ कौन से बॉन्ड बनाते हैं जनरली, उपसय संयोजक बंध, क्योंकि उपसय संयोजक बंध बन रहा है तभी इसको क्या बोल रहे हैं, उपसय संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ जितने उपसय संयोजक बंधों का उपसय संयोजक बंधों का निर्माण करते हैं उसे ही केंद्रीय आयन की या केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या पूछा जाता है आपसे आधे नंबर में, जो ए सेक्शन वाला पार्ट होता है कि समन्वय संख्या क्या है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लिगेंड जितने उपसय संयोजक बंध केंद्रीय धातु आयन के साथ बनाते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या। जैसे मैं यहाँ लगा देता 6 लिगेंड, तो इसका मतलब केंद्रीय धातु आयन की कितनी समन्वय संख्या होती, 6, क्योंकि लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहे हैं केंद्रीय धातु आयन के साथ, 6 बॉन्ड बना रहे हैं। तो वो सेंट्रल एटम की या केंद्रीय धातु आयन की क्या कहलाती, उपसय संयोजक संख्या या समन्वय संख्या। अगर मैं बोलता लिगेंड क्या चीज है, लिगेंड में मैं अगले लेक्चर में अच्छे से बात करूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बताऊं कि लिगेंड क्या है, तब हम बोलेंगे लिगेंड वो स्पीशीज है जो सेंट्रल एटम
ठीक है। मेटल ही होगी, धातु होगी, केंद्रीय धातु है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और क्यों होता है हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छे से बात कर चुके हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में उपसंयोजक यौगिक बनाने का अधिकतम गुण पाया जाता है, उसके रीजन में हमने लिखे थे। ठीक है, आप पिछला लेक्चर जाके देखें यूनिट फर्स्ट में, तो आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, इसी अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, और कहीं नहीं। देखो, जो सेंट्रल एटम के रिक्त डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट या दान करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दान है, मैं बोलूं डोनेट करता है या करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। हम अच्छे से अलग अलग लेक्चर इस पर अपन बनाएंगे, लिगेंड कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन दान कर सकता है? इलेक्ट्रॉन युग्म जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? होंगे, इसीलिए लिगेंड ज्यादातर क्या होते हैं? मैक्सिमम। अगर उन पर लॉन पेयर होगा तो वो कैसी प्रकृति के होंगे? उदासीन। 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म जैसे NH3 लिगेंड है, उदासीन है, उसके पास लॉन पेयर है तो वो दे देगा। लॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन। या वो कैसे होंगे? उदासीन होंगे, या फिर कैसे होंगे? ऋणात्मक। इसलिए लिगेंड ज्यादातर, हम जब लिगेंडों को पढ़ेंगे तो लिगेंड ज्यादातर या तो कैसे होंगे? उदासीन प्रकृति के, या किसी प्रकृति के होंगे ऋणात्मक प्रकृति के। ठीक है, आधे नंबर में कई बार पूछ लेता है आधे नंबर में कि समन्वय संख्या क्या होती है, लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड हम अगला लेक्चर काउंट करेंगे। इसको लिखो, फिर मैं एक चीज और बताता हूँ आप लोगों के लिए कि समकुल यौगिकों और द्विक लवणों में क्या अंतर है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कभी कभार 2.5 नंबर का। ठीक है, इसको लिखो, देखो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कि उपसंयोजक यौगिकों और द्विक लवणों में क्या अंतर होता है, समझाइए। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? हम लोग पढ़ चुके हैं द्विक लवण वैसे क्या होते हैं, और उपसंयोजक संख्या भी, उपसंयोजक यौगिक भी क्या होते हैं, हम लोग ये भी आप लोगों के लिए बता चुके हैं। ठीक है, देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। पूछा जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज में BSc सेकेंड ईयर में 2.5 नंबर का या 3 नंबर का कि डबल सॉल्ट, एक तरफ तो लिख लो डबल सॉल्ट, द्विक लवण, और एक तरफ लिख लो उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। इनमें क्या अंतर होता है? ठीक है, एग्जाम में भी लिखने का आपका यही तरीका होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करूं तो मैं बात कर चुका, अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं कि ये इनका अस्तित्व किसमें होता है? बोलो भाई, केवल ठोस अवस्था में। ठीक है, पूरा आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, केवल ठोस अवस्था में होता है। जबकि अगर मैं उपसंयोजक यौगिकों की बात करूं तो ये जलीय विलयन में, भी कैसे होते हैं? स्थायी, क्योंकि क्या बना लेते हैं? जटिल आयन, जो कि आयनित नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैं कि इनमें दुर्बल आयनिक बंध पाए जाते हैं। दुर्बल आयनिक बंध पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोलूं कि फिटकरी में क्या है? K2SO4 Al2SO4, तो धनायन और क्या है? ऋणायन। तो कौन सा अट्रैक्शन लग रहा है? आयनिक अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, जबकि मुझे पता है कि इनमें क्या होता है? प्रबल उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, प्योर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसंयोजक बंध एक प्रकार का क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड ही है। ठीक है, कोवेलेंट में दोनों एक एक देते हैं, इसमें एक ही दे देता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप भी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन इनमें केवल कैसा बंध पाया जा रहा है? दुर्बल आयनिक बंध पाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट लिखूं, इसीलिए विलयन में, किस लिए दुर्बल बॉन्ड पाए जा रहे हैं? इसीलिए विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं?
पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। पूर्णतः आयनित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर लेते हैं? जटिल आयन का निर्माण कर लेते हैं। आप कॉपी में अपनी में लिख सकते हैं, ठीक है। और जटिल आयन में कैसे बंध पाए जाते हैं? प्रबल उपसंयोजक बंध पाए जाते हैं जो कि टूटता नहीं है, इसीलिए वो अविभाजित नहीं होता। अगला पॉइंट, जिनसे इनका निर्माण होता है, उन समस्त आयनों का ये परीक्षण देते हैं। उन समस्त आयनों का ये परीक्षण देते हैं, जबकि सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। सभी आयनों का देते हैं लेकिन सबका नहीं देते। सभी आयनों का परीक्षण देते हैं लेकिन जिनसे इनका निर्माण होता है उन सभी का नहीं देते, परीक्षण नहीं देते। क्योंकि जो जटिल आयन के अंदर होता है, जैसे हमने बोला था ना अभी K4FeCl6, तो जो FeCl6 है वो अलग अलग नहीं होगा। तो जैसे वो एक ही टेस्ट देंगे पूरे जटिल आयन का, जो है वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो। जैसे अगर आगे कोई चीज जुड़ रही है तो वो ऋणायन होगा, पीछे जुड़ रहा होता है तो धनायन। तो वो जो संकुल आयन है जिसमें लिगेंड है, केंद्रीय धातु आयन है और समन्वय संख्या से वो कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं वो आयनित नहीं होगा। तो जिनसे इनका निर्माण होगा उन समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देंगे। जबकि जिनसे इनका निर्माण होता है वो इन समस्त आयनों का क्या देते हैं? परीक्षण, क्योंकि उनमें दुर्बल आयनिक बंध होता है तो वो टूट जाता है जिनसे इनका निर्माण होता है। इनमें दो प्रकार के धनायन और एक प्रकार का क्या पाया जाता है? ऋणायन। तो ये 3-4 अंतर आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दें आप इनके। कार्नेलाइट क्या लिखा था? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। फिटकरी का भी लिख दो, क्या बार बार लिखोगे याद होगा? K2SO4 Al2SO4 का हॉल्टवाइज और क्या हॉल्थराइज और क्या 24H2 थ्राइज आएगा ना, एल्यूमिनियम +3 बनाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो नियॉन जैसा विन्यास आ जाता है एल्यूमिनियम, इसीलिए एल्यूमिनियम +3 में ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो जैसे अभी लिखा था K4FeCN6, और भी बहुत सारे कंपाउंड पढ़ेंगे हम, कोऑर्डिनेशन ही पढ़ने वाले हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, K3FeCN6। तो जो ये वाला भाग होता है, ये वाला, ये आयनित नहीं होता क्योंकि ये क्या करता है? जटिल आयन बना लेता है। क्यों आयनित नहीं होता? क्योंकि इनमें प्रबल उपसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आसानी के साथ टूटते नहीं है, ठीक है। जबकि इनमें दुर्बल आयनिक बंध होते हैं तो वो आसानी के साथ क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इसलिए विलयन में क्या है? पूर्णतः आयनिक हो जाते हैं। और जिनसे इनका निर्माण होता है उन समस्त आयनों का ये क्या देते हैं? परीक्षण, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। जैसे K4Fe की बात करें तो यहाँ कितना चार्ज आता? 4-, क्योंकि यहाँ संख्या कितनी? 4। अगर यहाँ बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज आता? 3-, क्योंकि यहाँ संख्या कितनी है? 3, तो 3 - चार्ज, ठीक है। दाईं तरफ कैसी स्पीसीज आती है? राइट साइड नेगेटिव स्पीसीज आती है, ठीक है। जितनी इनकी संख्या हो इसका आवेश, जितनी इसकी संख्या हो इसका चार्ज, ठीक है। 9th में भी पढ़ते थे, जैसे हम लिखते थे फॉर्मूला कि Mg और Cl का फॉर्मूला लिखो तो Mg बनाता था +2 Cl-, इसीलिए MgCl को जब मिलाते थे तो क्या बन जाता था? MgCl2। इसका आवेश इसकी संख्या, इसका आवेश इसकी संख्या। तो दाईं तरफ कैसी स्पीसीज आ रही है? ऑलवेज 9th क्लास से नेगेटिव स्पीसीज ही आ रही है, ठीक है। इसलिए संकुल के आगे कोई लगा है तो संकुल पे नेगेटिव चार्ज, और संकुल के पीछे मतलब दाईं तरफ कोई लगा है तो संकुल पे कैसा चार्ज? धनात्मक चार्ज या कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या बात कर ली? सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि कंपाउंड कहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले साधारण लवण, योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के, द्विक लवण, उपसंयोजक यौगिक। द्विक लवण क्या होते हैं? उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। उपसंयोजक यौगिकों का कंकाल क्या है? एक तंत्र क्या है पूरा, जहाँ से वो बन रहे हैं बहुत प्रकार के। कि आगे कोई धनायन लगा रहता है उसको आयनन क्षेत्र बोलते हैं, जो डिब्बे के भीतर होता है उसको समन्वय क्षेत्र या क्या बोलते हैं? जटिल आयन बोलते हैं, जिनमें एक तो केंद्रीय धातु आयन होता है और कौन होते हैं? लिगेंड। लिगेंड कितने भी हो सकते हैं, जितने लिगेंड उपसंयोजक बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु आयन के साथ वो क्या कहलाती है? उसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या, ठीक है। अगर संकुल के आगे कोई जुड़ रहा होता है तो संकुल पर ऋणात्मक आवेश आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर संकुल के पीछे मतलब दाईं तरफ कोई जुड़ रहा होता है तो संकुल पे कैसा चार्ज आता है?
धनात्मक चार्ज आता है, ठीक है। इनमें हमने ये अंतर भी देख लिए कि कौन कौन से अंतर हैं, लिगेंड क्या होते हैं, समन्वय संख्या क्या होती है, हमने ये भी बात कर ली, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लिगेंड्स के बारे में, विभिन्न प्रकार के लिगेंड कौन कौन से हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, एक दंतुक, द्विदंतुक, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब ये नहीं जैसे 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा था वो नहीं, बहुत बढ़िया, जैसे ये बात की। इस लेक्चर को अच्छे से देखें और अगर अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा लगे तो सर को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।